Hello friends, welcome. Please listen the speech of our respected Prime Minister Narendra Modi giving speech in Meerut. Please like, share and subscribe for more videos on our respected Prime Minister Narendra Modi. Keep watching. Thank you. फलाना भ्रष्टाचारी है, फलाना एंटी सोशल है, फलाना खनन माफिया है, उसलिए मैं इनको निकालना चाहता हूं। और इस चुनाव में आपने देखा होगा 2 महीने पहले जिनको उन्होंने खनन माफिया कहा, गुंडागिर्दी की सरदारी करने वाला कहा, जमीनों का माफिया कहा, ये सपा वालों को उनको टिकटें क्यों देनी पड़ी? इस चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट देने के लिए क्यों मजबूर? और इसलिए भाइयों बहनों, इनके इरादे नेक नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गरीबों को बीमारी में सरकार की तरफ से मदद मिले, माताओं बहनों को बीमारी में मदद मिले, इसलिए भारत सरकार ने करीब 4,000 करोड़ रुपया ये यूपी सरकार को आरोग्य की सेवाओं के लिए, अगर बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं तो उनको मदद करने के लिए दिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि 2014-15 में ₹4,000 करोड़ में से 2,500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाए, और उसका भी हिसाब अभी तक देने से कतराते रहते हैं। 2015-16 में हमने सोचा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, बीमारी के कारण मध्यम वर्ग का इंसान भी आर्थिक संकट में आ जाता है, तो हमने मदद 4,000 करोड़ से बढ़ा करके करीब करीब 7,000 करोड़ कर दी। मुझे दुख के साथ कहना है कि 7,000 करोड़ करने के बाद भी साल बीत गया तो 2017 आ गया, लेकिन भाइयों बहनों, 7,000 करोड़ में से भी 2,800 करोड़ से ज्यादा पैसे गरीबों के लिए खर्च नहीं कर। जरा उत्तर प्रदेश सरकार बताएं, क्या लोग बीमार हो दिल्ली में बैठी हुई सरकार पैसे देती हो? कौन सी राजनीति थी कि आप इन पैसों को गरीबों की दवाई के लिए भी खर्च नहीं करते थे? आप देखते थे हमारी
लेकिन हमारी वोट बैंक वाला नहीं आएगा तो भले बीमार रहे, भले वो सड़ता रहे, उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसके कारण ये पैसे पड़े रहे। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या बीमार की भी जात होती है क्या? क्या बीमारी का भी वोट बैंक होता है क्या? कोई भी बीमार हो उसको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बीमारी में उसका हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए? लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार हर चीज वोट बैंक की तराजू से तोलती रही है और उसका नतीजा ये है कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भाग्य को ये लोग रुकावट बने हुए हैं। Hello friends, भाइयों बहनों, for more videos on our respected Prime Minister Narendra Modi, I request you to please like, share and please subscribe our channel. Thank you. शहरों में, मेरठ जैसे नगरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, रोड अच्छे बनाने के लिए, लाइट अच्छी लगाने के लिए, ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने एक अमृत योजना बनाई। इस अमृत योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को करीब करीब 7,200 करोड़ रुपया दिया गया। कितना? जरा जोर से बोलिए। 7,200 करोड़। कितना? 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 7,200 करोड़। साल पूरा हो गया, खर्चा कितना किया? 400 करोड़। कितना किया? कितना किया? आप मुझे बताइए। दिल्ली में आपने मोदी को बिठाया, वो 7,000 करोड़ रुपया, 7,200 करोड़ रुपया भेजता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में ऐसी सरकार बैठी है कि 400 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की उसको समझ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे निकालने का इरादा नहीं था, लेकिन ये मोदी है। पाई पाई का हिसाब मांग रहा था। हर बारीक चीज पूछ रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार का पसीना छूट रहा था। उनको लग रहा था कि मोदी से पैसे तो लेने हैं, लेकिन हिसाब देना नहीं है। वो दिन चले गए। 7,200 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के नगरों के लिए दिल्ली सरकार अपने खजाने से और 400 करोड़ से भी ज्यादा खर्च में हो। इससे ज्यादा जनता के साथ धोखा क्या हो सकता है भाइयों बहनों? और इसलिए मैं कहता हूं,
ये सरकार रुकावट है। ये रुकावट को हटाना है, तब जाकर के विकास की संभावना है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, स्वच्छ भारत में आप सहमत है कि नहीं है? स्वच्छ मेरठ के लिए आप सहमत है कि नहीं है? स्वच्छ उत्तर प्रदेश के लिए सहमत है कि नहीं है? ये स्वच्छता का काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अगर गंदगी जाएगी तो बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर गंदगी है तो सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब और मध्यम वर्ग को होती है कि नहीं होती है? तो साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपको मैं बताता हूं, भारत सरकार ने सफाई अभियान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को 950 करोड़ रुपया दिया। कितना? कितना? जोर से बोलिए, कितना? 950 करोड़। कितना? कितना? 950 करोड़। और ये 40 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पाए भाई। वो पूरी दिन कभी चाचा तो कभी पापा तो कभी चाची तो कभी भतीजा, कभी मामा तो कभी मामा का साला, तो कभी साले का भतीजा, तो कभी भतीजे की बहू, न जाने कहां कहां क्या हाल करके रखा है उत्तर प्रदेश का। क्या हाल करके रखा है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहने आया हूं कि दिल्ली सरकार आज उत्तर प्रदेश का जीवन बदलने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन ऐसी सरकार जो रुकावटें डाल रही है, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार बदलो, भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, इन दिनों में चाहता हूं हर परिवार को अपना घर हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आजादी के 70 साल के बाद हर परिवार का अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मध्यम वर्ग के व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुख चैन से परिवार जी सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने सपना संजोया है, मैंने बीड़ा उठाया है कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान के हर इंसान को अपना रहने का घर होगा। ये काम मैंने उठाया। Hello friends, my request, please subscribe our channel. I request you, राज्य please like, share सरकारों and को क्या subscribe our करना channel. था? Thank you. राज्य सरकारों को सिर्फ लोगों से इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनसे अर्जी लेनी थी, उसकी छानबीन करनी थी और वो सूची भारत सरकार को भेजनी थी। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती रही कि मकान के लिए लाभार्थियों की सूची दीजिए। भाइयों बहनों, महीनों तक चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। काम करने की तो बात छोड़िए, एक भी नाम नहीं दे पाए। आखिरकार हमने फैसला किया कि भारत सरकार के गांव-गांव में जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर है, वहां जो लड़के काम कर रहे हैं, उनको बताया जाए कि आप अर्जियां लेना शुरू कर दीजिए। और जब भारत सरकार ने सीधी अर्जियां लेना शुरू कर दिया, हजारों लोग अर्जियां देने लगे, तब उत्तर प्रदेश की सरकार डर गई। उसको लगा ये मोदी तो सीधा काम कर रहा है, लोगों से सीधा पहुंच रहा है। तो फिर सोते हुए जाग गए और सूची तैयार करने लगे। आप मुझे बताइए, क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे? क्या उठापटक करते रहोगे? किसको गिराओगे, किसको गले लगाओगे, यही करते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, ऐसे लोग पहले परिवार का सोचते थे कि खुद का सोचने लगे, अब सिर्फ कुर्सी का सोच रहे हैं। ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप ये इलाका हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती करने वाला मेरा किसान, मैं श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी उम्मीदवार, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम जो लघु एवं सीमांत किसान है, उनका फसल का जो कर्ज है वो माफ करने का वादा ये मेरे उत्तर प्रदेश ने किया है। सरकार बनने के बाद पहला काम करने का वादा किया है। और मैं आपको वचन देता हूं, मैं दिल्ली से बराबर देखूंगा कि मेरे किसानों का वादा पूरा किया कि नहीं किया, ये मैं पूरा देखूंगा। हमने दूसरा वादा किया हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने। उन्होंने कहा है, आज गन्ना किसान, इस गन्ना किसान को, भाइयों बहनों, गन्ना चला जाए मिल में, उसमें से चीनी बन जाए, चीनी खा खा करके लोग मोटे हो जाए, चीनी बेचने
वाले मोटे हो जाए, लेकिन मेरा गन्ने का किसान वो तो वैसा ही के वैसा रह जाए, ये स्थिति अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, अब गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, अगर इरादे नेक हो तो काम पूरा किया जा सकता है। आपको पता है, इसी मैदान में मैंने सभा की थी और मैंने गन्ना किसानों को 2014 के चुनाव के पहले वादा किया था कि एक बार दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, गन्ना किसानों के बकाया उस मामले को मैं हाथ में लूंगा और समाधान करूंगा। जब हम दिल्ली में बैठे तब 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। ये 22,000 करोड़ रुपया ये छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। 22,000 करोड़ का भुगतान। आप बताइए किसानों का क्या हुआ होगा? किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले, किसानों के नाम पर यात्राएं करने वाले, किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि 2014-15 तक हमारे आने से पहले इन गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपया क्यों बकाया था? कभी उसका तो जवाब दो। भाइयों बहनों, हम आए, एक के बाद एक कदम उठाए और जो 22,000 करोड़ रुपया बाकी था, 99% रकम चुकता करने का काम आते ही करने में हम सफल हो गए थे और गन्ना किसानों के खाते में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाले। 32 लाख किसानों के खाते में सीधे पैसे डाल दिए। कोई बिचौलिया नहीं रहा, बीच में कोई मिल वाला नहीं रहा, ये सीधा सीधा कर दिया। Hello friends, for more videos on our respected Prime Minister Narendra Modi, I request you to please like, please share and please subscribe our channel. Thank you. ये चीनी मिलों से आपका क्या प्यार है? क्या कारण है? ये 6 चीनी मिलें आज भी इस इलाके के गन्ना किसानों को पैसा नहीं देती है और आपकी सरकार चुपचाप बैठी है। क्या कारण है? जरा जवाब दो। मैं गन्ना किसानों को कहना चाहता हूं, ऐसी सरकार जिसने आपके पैसे दबोच करके रखे, ऐसी सरकार को 1 मिनट मत रहने दीजिए भाई, 1 मिनट मत रहने दीजिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी धान की खेती होती है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है। सरकार किसानों से जहां भाजपा की सरकारें हैं, मेरे किसान भाई जरा समझिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां किसान जो पैदावार करता है, जो सरकार खरीदती है, चाहे धान की खरीदी हो, चाहे गेहूं की खरीदी हो, चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, किसान जो पैदा करता है, करीब करीब 60% से भी ज्यादा सरकार खुद उसको लेकर के किसानों को पूरा दाम देती है। क्या कारण है? क्या कारण है
से सिर्फ 3% लेती है। 97% किसानों को उनके भाग्य पर छोड़ करके बाजार अगर टूट जाए तो मुफ्त के माल बेच देना पड़ता है। ये पाप उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो स्कैम का खेल चल रहा है उसको पहचानिए और ये स्कैम का खेल हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश में नेस्त नाबूद हो जाए, उसके लिए आप लोगों ने इस चुनाव में अपने वोट का सही उपयोग करके परिवर्तन लाना होगा। भाइयों बहनों, दो 2014 में जिन लोगों का पराजय हुआ, सत्ता के सपने चूर चूर हो गए, हंग पार्लियामेंट बनेगी तो अपनी दुकान चलेगी, ये जो सोच रहे थे उन सबकी नैया डूब गई। और इसलिए हर चीज का विरोध करना, आप मुझे बताइए साहब, 40 साल से हमारे देश में 40 साल से वन रैंक वन पेंशन, हमारे फौजी भाई बहन वन रैंक वन पेंशन इसके लिए मांग कर रहे थे। ये दिल्ली में कांग्रेस के नेता फौजियों की मीटिंग करते थे, फोटो निकलवाते थे, टीवी पर लाइव शो करते थे, फौजियों को गुमराह करते थे। वन रैंक वन पेंशन के नाम पर 40 साल से झूठ बोला गया। 40 साल तक फौजियों की आंखों में धूल झोंकी गई। भाइयों बहनों, हमने वादा किया था हम हमारे फौजियों को वन रैंक वन पेंशन देंगे, और आज मुझे गर्व के साथ कहना है 11-12 हजार करोड़ रुपयों का बोझ हर वर्ष हिंदुस्तान की सरकार की तिजोरी पर आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले फौजियों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया गया। मैं देश के फौजियों से कहना चाहता हूं, आजादी के बाद आज पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो फौजियों के लिए जीना मरना भी जानती है, जो फौजी देश के लिए जीना मरना जानते हैं। भाइयों बहनों, आज तक हमने हमारी फौजियों की ताकत को कम आंका, उनकी बहादुरी को कम आंका, और दुश्मन लोग आकर के अंधेरी रात में हमारे फौजियों को मार के भाग जाए और देश के फौजी चुपचाप हाथ पर हाथ धरे रह करके बैठे रहना पड़ता। बगल में बंदूक हो तो भी बंदूक चलाने का उसको इच्छा हो तो भी नहीं कर पाता। वातावरण ऐसा बना दिया गया था, फौजियों को मारा जा रहा था। भाइयों बहनों, मैंने फौजियों से बात की, समझने का प्रयास किया, उनके मन के इरादे को जानने का कोशिश किया, और जब हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया के बड़े बड़े देश अभी अध्ययन कर रहे हैं ये कैसे हुआ। इतना बड़ा ऑपरेशन और पाकिस्तान की धरती पर जाकर के पाई पाई का हिसाब चुकता कर दिया, पाई पाई का हिसाब।
की सेना दुर्बल नहीं है। अगर फैसले फैसले मजबूत होंगे तो देश की सेना पराक्रम दिखा सकती है। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। भाइयों बहनों, आप जानते हैं हमारे देश में नेता लोग दिवाली कहां कहां मनाते हैं, जन्मदिन कहां कहां मनाते हैं, कहां कहां जाते हैं। भाइयों बहनों, जब दिवाली का दिन होता है मैं सीमा पर जाकर के देश के जवानों के साथ दिवाली मनाता। इस दिवाली में मैं चीन की सरहद पे गया था, हमारे सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मना रहा था, चाय पान कर रहा था, उनके साथ गप्पे गोष्ठी कर रहा था। एक बड़ी आयु के सरदार मेरे पास आए, बोले साहब मेरा एक काम करिए। मैंने कहा क्या? बोले मेरी उम्र हो गई है, बहुत साल फौज में काम किया, अब निवृत्त होने वाला हूं, तो मुझे लगा कि शायद वो कहेंगे कि निवृत्ति के बाद कुछ मेरे लिए सोचना, या मेरे बच्चे बड़े हो गए उनके लिए सोचना। मैंने उनसे कहा बताइए साहब क्या कहना है आपको, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है। देखिए मेरे देश के फौज का मिजाज देखिए। उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? बोले मुझे भी पाकिस्तान की सीमा पर ड्यूटी दे दो, एक और सर्जिकल स्ट्राइक का मौका दे दो। निवृत्त होने से पहले मैं मां भारती के लिए कुछ करके जाना चाहता हूं, मुझे मौका दे दो। भाइयों बहनों, जिस देश के पास ऐसी फौज हो, ऐसे फौजी हो, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन देना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, जो कर्तव्य हमने पूरा किया। लेकिन भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य देखिए। देश की सेना के पराक्रम पर भी राजनीति के चश्मे से देखने वाले लोग उस पर भी शक करने लग गए, सेना को सवाल करने लग गए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप अंदर गए थे कि नहीं गए थे? अंदर जाकर के किसी को मारा था कि नहीं मारा था? कुछ लोगों को तो इस बात का दुख था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान का कोई जवान मरा ही नहीं? उनको दुख इस बात का था कि मेरे सारे जवान जिंदा वापस आए, इसका दुख था। क्या ऐसे लोगों को देश की राजनीति करने का हक है क्या? देश का जवान जिंदा क्यों वापस आया, इसकी जिनको पीड़ा होती है, ऐसे लोगों को देश के नाम पर राजनीति करने का हक है क्या? भाइयों बहनों, राजनीति इतनी नीचे ले गए, और इसलिए भाइयों बहनों मैं आज मेरठ की धरती पर यह अनुरोध करने आया हूं, उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, हर खेत को पानी पहुंचाना है, हम नौजवान को हाथ में हुनर देना है, माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जरूरी है।
भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ लोग बहुत परेशान हैं। टिकटें बेच बेच करके इतने रुपये जमा किए थे, इतने रुपये जमा किए थे। कमरे के कमरे नोटों के बंडलों से भरे पड़े थे। बेईमानी करने वालों ने भी बड़ी बड़ी नोटों के बंडल रखे थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे ये 70 साल का जमा किया हुआ माल बैंकों में जाने के लिए मजबूर हो गया। बड़े बड़े लोग रुपये ठिकाने में लगाने में लगे थे, अब परेशान हो रहे। और मैंने कहा था, देशवासियों को कहा था, 50 दिन तक देशवासियों को तकलीफ होगी, 50 दिन के बाद देश को लूटने वालों की तकलीफ शुरुआत हो जाएगी, ये मैंने कहा था। अब उनको पता चल रहा है कि बैंक में तो जमा कर दिया लेकिन फंस गए। सारा पता चल रहा है कहां से आया कहां गया। बैंक के अफसर जेल जा रहे हैं, बैंक के मुलाजिम जेल जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, जरा जवाब दे कांग्रेस पार्टी। नोटबंदी का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कर्नाटक में उनके एक मंत्री के घर से 150 करोड़ रुपया पकड़ा गया, क्या कारण है? क्या कारण है? अभी तक वो मंत्री बना हुआ है, क्या कारण है उसको मंत्री पद से हटाया नहीं गया? क्या कारण है? ये काले धन वाले खुलेआम घूम रहे। आप मुझे बताइए, देश का चोरी का माल गरीबों के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये लूटा है वो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? गांव गांव गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गांवों में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब के बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बेईमानी का पैसा गरीबों की भलाई के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं 8 नवंबर को जानता था कि निर्णय सरल नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मुझे उसी दिन पता था। जिन्होंने लूटा है वो सारे मिल जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं ये सारे मिलकर के तूफान खड़ा कर रहे हैं कि मोदी ने हमें लूट लिया, अब मोदी को गिरा के रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता को मेरठ की धरती से मैं कहना चाहता हूं, आइए देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे साथ हैं आप? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, काला धन खत्म होना चाहिए। ये बदमाश लूट की गई है वो रोकनी चाहिए, लूट का पैसा वापस आना चाहिए। भाइयों बहनों, इस एक काम को मैं करके रहूंगा। Hello friends, if you like this video or the speech of our respected Prime Minister Narendra Modi, I request you to please like, share and please subscribe our channel for more videos of Narendra Modi. कितनी शक्तियां इकट्ठी हो जाए, कितने ही गठबंधन हो जाए, कितने ही मेल मिलाप हो जाए, ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। मोदी रुकने वाला नहीं है। For latest updates on our Prime Minister Narendra Modi, मोदी रुकने वाला नहीं है, please subscribe our channel. Thank you. इस बजट में भी देखा आपने, हमने सारा शक्ति मध्यम वर्ग के परिवारों की भलाई के लिए
गरीब परिवारों को भलाई के लिए पूरा बजट 10 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए। कोई सोच सकता है ये काम इस बजट में हमने किया है भाई? और कोई सोचता होगा कि हम बच जाएंगे। अभी भी मैं कहता हूं, जिन जिन लोगों ने लोगों को लूटा है उनको जवाब देना ही पड़ेगा, ये मैं बिल्कुल साफ कहता हूं। मैं सरकार के अधिकारियों को भी कहता हूं कि उनको छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करने का हक नहीं दिया गया है। और कोई भी व्यापारी को, छोटे व्यक्ति को, अगर सरकार का कोई मुलाजिम परेशान करता है, सिर्फ मेरे कान पे लाइए, आपकी रक्षा करने के लिए मैं मैदान में आ जाऊंगा। मुझे बड़े बड़े बेईमानों से लड़ना है, ताकतवर बेईमानों से लड़ना है। मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं करनी है, मुझे तो बड़े बड़े ताकतवरों को खेलना है, तभी सफाई होगी। मुझे ऊपर सफाई करनी है, उस पर मैं लगा हुआ हूं। और इसलिए छोटे छोटे गांव के व्यापारियों को परेशान करना ये मेरी सरकार को मंजूर नहीं है, यह हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को काले धन से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को बेईमानों से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को माफियाओं से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को जमीन हड़पने वालों से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। भारत प्लीज माता फ्रेंड्स, की, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। भारत थैंक माता यू। की। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello friends, if you hope you have liked the video and speech of our respected Prime Minister giving speech in Meerut, so I request you for more latest updates and more videos of Narendra Modi. Please like, share and please subscribe our channel. Thank you. Thanks for watching.